फोकाला एक मर्तबा मेरे हाथ आ जाए ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इस बॉक्सर को कैसे मारा था। क्यों बिला वजह चिड़चिड़े हो रहे हो? मुझे सुल्तान शाह पर गुस्सा आ गया। वीरा जब चाहती है तुमको खिलौना बनाकर खेलना शुरू कर देती और तुम इसके चक्कर में आ जाती हो। डोरबेल की आवाज ने इस गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। सुल्तान शाह दरवाजे तक जाने की पोजीशन में नहीं था। वीरा ने रजाकाराना तौर पर जिम्मेदारी अपने सर ले ली। गजाला भी मशीनी अंदाज में उसके पीछे हो ली। तखलिया मुयस्सर आते ही सुल्तान शाह ने मजरूर नजरों से मेरी तरफ देखा और नीची आवाज में बोला, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, फिर भी उसका साथ देते हो। जानते हो वो क्या कर रही थी? जख्मों पर मरहम वगैरह लगाने के बहाने मेरा सर अपने पेट से चिपकाए खड़ी थी। मैं उसकी बेइज्जती नहीं करता, सबके सामने क्या बताता कि वो क्या कर रही है। इस पर मेरा गुस्सा बिला सबब नहीं था। तुमको नहीं मालूम कि वो मेरे साथ क्या क्या हरकतें करती रहती है। मुझे उसके जवाब में कुछ कहने का मौका नहीं मिल सका। वो दोनों दरवाजे से जलाल को अपने साथ लेकर आ गईं। तुम लाजवाब आदमी हो, जलाल ने पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। आखिरकार तुमने उन्हें खुलकर सामने आने पर मजबूर कर ही दिया। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने उससे अपने अंदाजे की तस्दीक चाही। मैं शी आई मैन की बात कर रहा हूं। तुम वहां जहांगीर की फार्मेसी पर बैठे ना जाने क्या गुल खिला रहे थे कि उसे बीम गन इस्तेमाल करनी पड़ गई। इस कार खैर का सेहरा सुल्तान शाह के सर जाता है। ये आज का हीरो है, मैंने कहा। जलाल ने बढ़कर गर्मजोशी से उसने अपने सीने से लिपटा लिया और कहा, अगर यह कारनामा तुम्हारा है तो तुम्हारा मुंह चूम लिया जाना चाहिए। इसे बस यही ना कहना। वीरा हल्का सा कहका लगाकर बोली। ऐसी बातों से इस लाडले को इख्तलाज होने लगता है। तुम्हें शी आई मैन के बारे में कैसे पता चला? मैंने जलाल से पूछा। मोबाइल पर बात होने के बाद मुझे पता था कि तुम शहर के किस इलाके में मसरूफ हो। थोड़ी देर पहले यह धमाका खेज खबर आई कि इन्हीं इतराफ में एक काले गैर मुल्की ने अंधाधुंध लेजर का कोई हथियार इस्तेमाल किया है। मेरे लिए नतीजा अखज़ करना दुश्वार नहीं था और वो इतला सुनकर तुम इधर दौड़े चले आए। फोन पर बात करने में मजा नहीं आता यार। मुझे ये भी बताया गया था कि ली मार्केट का मुतासरा बाजार बंद हो गया है। मैंने अस्पताल में लेजर गन के मजरू को देखा और यहां आ गया। यह बताओ कि सुल्तान के चेहरे का हशर क्यों बिगड़ा हुआ है? इसे वो कहानी एक बार फिर सुनानी पड़ी। पूरे इन्हिमाक और तवज्जो से एक एक लफ्ज़ वो सुन रहा था। तुम पिंजरे के कैदी की तरह गोल्डन फार्मेसी में बेबस होकर रह गए थे। पूरी कहानी सुन लेने के बाद उसने एतराफ़ किया, अगर सुल्तान शाह पहले से वहां न पहुंचा हुआ होता तो कुछ भी ना होता। वो कल अपना जायजा लेकर साफ निकल जाता। 18 घंटे की कलील से मुद्दत में कराची में बीम गन दूसरी मर्तबा इस्तेमाल हुई है। हर तरफ खलबली मच गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जिम्मेदार अमरीकी अफसरान को होगी। वो यकायक मुदाफाना पोजीशन में चले जाएंगे। तुम दुआ करो कि 2-3 रोज में आईमैन हमारे हाथ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो क्या तुम इस पर अपना काम जारी रखोगे? उसने हैरत से पूछा। यह इब्तदा है। शिकार ने चारे पर एक बार मुंह मार दिया है, अब उसे फंसना ही चाहिए। अब हम भी मैदान में उतर आएंगे। यह याद रखना कि वो पकड़ा गया तो सरकारी कैदी बनेगा। यह नहीं होना चाहिए। मैंने मायूसी से एहतजाज किया। तुमने इसी तरह राजा को भी पुलिस के कब्जे में पहुंचा दिया है। यह अभी तक सिर्फ वादा है। राजा अभी तक अव्वल खान के कब्जे में है। वो इसे निचोड़कर पुलिस के सुपुर्द करेगा। अपने कैदियों की मदारात का उसे पूरा हक हासिल है। तुमको राजा पर अक्तिफा करना चाहिए। आईमैन मेरे हाथ आ गया तो मैं बीम गन से उसके सारे बदन को दागदार किए बगैर किसी के हवाले नहीं करूंगा। तुमको मालूम है कि शी और उसके बड़ों से मेरा झगड़ा बहुत पुराना है। वो मुबारक वक्त आएगा तो देख लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। बात बढ़ाने की बजाय जलाल ने वो किस्सा वहीं खत्म करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने एक फैसला किया है कि अब तुम लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे कमांडो यूनिट के 2-4 आदमी हर वक्त तुम्हारी खुफिया हिफाजत करेंगे। हिफाजत या निगरानी? वीरा ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जलाल यकलख्त संजीदा हो गया। निगरानी मुश्तबा लोगों की जाती है, हिफाजत असासों की होती है। तुम चारों की टीम एक कौमी असासे की हैसियत इख्तियार करती जा रही है। मैं दिल से तुम सब की कदर करता हूं। तुम्हें किसी गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। मैं तुम्हारे इन इल्फाज के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मगर हमें किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद को तन्हा महसूस किया और वक्त ने दिखा दिया कि मेरा एक साथी अपनी किसी हैवानी जबिल्लत के तहत पहले से मेरे नज़दीक छुपा हुआ था। नहीं, तुमको मेरी बात माननी होगी। जलाल बज़िद था। फिर तुम ऐसा करो कि हमें कौमी असासे की बजाय विरसा करार दिलवा दो, वीरा ने कहा, और हमारी ममियां बनाकर किसी अजायब घर में रखवा दो। वीरा ने बेतुकी बात कह डाली थी।
मैंने उसके अल्फाज की संगीनी कम करने के लिए जबरदस्ती कहका लगाया और लाउबाली अंदाज में कहा, वीरा सही कह रही है। हिफाजती पैरों में रहकर काम करने से बेहतर होगा कि हम गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। हमें हर वक्त STF का भरपूर तहफ्फुज हासिल है, लेकिन हम नागुज़ीर ज़रूरत के बगैर अव्वल खान के किसी आदमी को ज़हमत नहीं देते। तुम्हारी तजवीज़ मान लेने के बाद हमें इससे भी कार्ड लेने पड़ेंगे। शिवाले खूनी दरिंदे हैं, जब तक इनका किस्सा निमट नहीं जाता तुमको मोहतात रहना होगा। मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हूँ, मैंने झट जवाब दिया। मोहतात रहने और ज़ेरे हिफाजत आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। बाज़ुकात तुम अपनी बात पर अड़ जाते हो, जलाल ने बेबसी से कहा। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारी आज़ादाना नकलो हरकत में ज़रा भी हारिज नहीं होंगे और ना ही तुम्हारे ईमा के बगैर किसी कार्रवाई में मुखल होंगे। मैंने तुम्हारी ये पुरखुलूस तजवीज़ नोट कर ली है। ज़रूरत पड़ने पर हम इस पर दोबारा बात करेंगे, मैंने संजीदगी से कहा। अब तुमने अपनी बात एक दूसरे पैराए में धुरा दी। मैं चाह रहा हूं कि कल सुबह तुम गोल्डन फार्मेसी का रुख करो तो मेरे आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हों। इस तरह मेरे लिए दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। उसे कायल करने के लिए मुझे खुशामदाना लहजा इख्तियार करना पड़ा। हमारा मुकाबला मामूली दुश्मन से नहीं है। इन लोगों के अपने वसाइल हैं। यह भीड़ इन्हें चौकन्ना कर देगी। अभी वो मुझे जहांगीर समझकर धमकाने या अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं। गैर मामूली हिफाजती इंतजामात उन्हें शक में डाल देंगे। जलाल का खलूस हर शक को शुबे से बाला था, मगर मेरे अपने तहफ्फुजात थे। मैं नामालूम आईमैन और उसकी हिकमत अमली को समझ रहा था। मैं वो बातें कबल अज़ वक्त अपनी जुबान पर नहीं ला सकता था। मुझे यकीन था कि इस मुकाबले में किसी तीसरे ताकतवर फरीक की शमूलियत पूरा खेल बिगाड़ देगी। एक लंबी बहस के बाद जलाल को हथियार डालने पड़ गए और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करके रह गया। पर न उसकी हमदर्दी के रूप में मुझे एक बड़ा मसला खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था। मेरे लिए STF और IB वालों की हमदर्दियां यकसां थीं। फर्क ये था कि STF वाले कानून और ज़ाब्तों की परवाह किए बगैर अपनी बेहतरीन स्वाबदीद के मुताबिक फैसले करते थे और फिर बेखौफ खतर होकर इन पर अमल कर गुजरते थे। IB वफाकी हुकूमत का एक जिम्मेदार और बाज़ाब्ता इदारा था, इसलिए इसके अराकीन को हर कदम पर अपनी हदूदों क़यूद का ख्याल रखना पड़ता था। ईमानदारी की बात यह है कि अगर मुझे अपने काम में मदद के लिए ज़रूरत पड़ ही जाती तो मैं बेहिसाब आज़ादियों की बिना पर STF के इंतखाब को तरजीह देता। मगर यह बात जलाल से कहने वाली नहीं थी। तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद उसे मेरे नज़रिए से तकलीफ पहुँचने का इम्कान था। हम उसके साथ चाय नोशी में मसरूफ़ थे। सुल्तान शाह ने मुश्तबा काले से उलझ कर ऐसा शानदार कारनामा अंजाम दिया था कि इसकी ज़ात इस रोज़ का मौज़ूए सुखन बन गई थी। जलाल भी उसे पहली बार बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा था। इसी दौरान में अव्वल खान भी आ गया और हमारी महफिल में एक नई जान पड़ गई। उसे भी सुल्तान शाह की हालत देकर सदमा हुआ। उसकी आमद पर मैंने पहली बार यह बात नोट की कि नाम की साख्त और तरकीब की वजह से हम सभी गैर इरादी तौर पर उसका पूरा नाम लिया करते थे, लेकिन जलाल ने हमारी रवायत की तकलीद नहीं की थी। वो बार बार उसका पहला नाम ले रहा था, जो मेरे कानों को कुछ अधूरा और नामानूस लग रहा था। सुल्तान शाह से भरपूर इजहार हमदर्दी के बाद मौजूद सुखन हालात हाजरा की तरफ मुंतकिल हो गया। इस बार मैं एक नई बात महसूस कर रहा हूँ। अचानक जलाल ने कहा, जब तक हमारे दुश्मनों का एक महाज गर्म रहता है, दूसरी समतों में सन्नाटा छाया रहता है। जो ही वो महाज ठंडा पड़ता है, कोई नया फितना पूरी कुव्वत से सर उठाने लगता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता। पिछले दिनों रा और CIA दोनों ही हरकत में आई हुई थी। वीरा बोली, नहीं ऐसा नहीं था। जलाल ने वसूख से उसकी बात की तरदीद की। मेरे आदमी दिन रात सायों की तरह इनके मुखबरों का पीछा करते हैं। पिछले दिनों वो दुबके हुए थे क्योंकि हम राह के खिलाफ काम कर रहे थे। तुम दोनों की भारत से वापसी के साथ इनकी सरगर्मियां दम तोड़ चुकी थी। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान ने उसकी बात की तायद की। दिल्ली में अनिल और नरेश के अंजाम ने इन्हें खौफजदा कर दिया था। ये डैनी के जहन की कारकर्दगी थी कि इसने फैक्स पर अपनी रिपोर्ट भेजकर चंदन गुरनानी के गले में तोक डालने की राह निकाल ली। मेरी इतलात यही है कि वो खामोश होकर बैठ गए थे। मैं बता रहा था कि राह वाले खौफजदा होकर पसपा हुए तो CIA वालों ने दीदा दिलेरी से सर उठाना शुरू कर दिया। जलाल की बात पूरी होने से पहले वीरा बोल पड़ी, शायद मेरी बात तुमको बुरी लगे, लेकिन CIA वालों को हमने खुद सर पर चढ़ाया हुआ है। ज़ाब्ते के कामों में किसी गैर रस्मी इजलास की क्या गुंजाइश थी? हमें इनकार कर देना चाहिए था ताकि इन्हें पता चलता कि हम भी अपने कानून का एहतराम करते हैं। यहाँ जो कुछ होता है रिकॉर्ड पर होता है। रिकॉर्ड से हटकर कोई काम नहीं किया जाता।
जुबानी तौर पर यह सब कहना आसान है, अमली तौर पर मजबूरियां आड़े आने लगती हैं। एक मरतबा मैंने खुद वाशिंगटन में पेंटागन के इंतहाई खुफिया हाल में एक ऑफ द रिकॉर्ड इजलास में शिरकत की थी, जहां पाकिस्तानी वफद को अमेरिकी सैटेलाइट की ली हुई वो तस्वीरें दिखाई गई थीं जिनसे पाकिस्तान की एटमी तैयारियों के सारे राज फाश हो रहे थे। वो फिल्म दिखाने के बाद वफद से पूछा गया था कि ऐसी नाकाबिल तरदीद शहादतों की रोशनी में पाकिस्तान कैसे दावा कर सकता है, किसने अपने खुफिया एटमी तजर्बात पर काम रोक दिया है। वो बड़ी खराब सूरत हाल थी, मगर हमारे वफद के सरबराह ने सरकारी मौक़िफ़ से हटकर कुछ कहने से इनकार कर दिया और हम लौट आए। बाद में कहीं इन तस्वीरों का जिक्र आया ना अखबारात में इनका चर्चा हुआ, वो सब ऑफ द रिकॉर्ड ही रहा। यही हाल हमारा है। STF और इसकी सरगर्मियों के बारे में अमरीकी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर हमारे इस मौक़िफ़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून से मुआवरा किसी इदारे का कोई वजूद नहीं है। ऐसी मुफाहमत दो तरफा होती है। मैंने वीरा को समझाया, अगर अमेरिका वाले हमसे ताउन ना करें तो हमारे दफ्तर खारजा को भी इनके नखरे उठाने की जरूरत नहीं होगी। जान कैमाडी के खारे और गंदे पानी में डुबकियां खाने के बाद भाग गया। लैरी दिल का दौरा पड़ने से मर गया तो अब आईमैन खुलकर सामने आ गया। जलाल ने अपनी बात वहीं से जोड़ी जहां उसने छोड़ी थी। आईमैन अचानक सामने नहीं आया, उसे सामने आने पर मजबूर किया गया है। उसे छेड़छाड़ में पहल हमारी तरफ से हुई थी। खजाला बोली, इस वक्त हम में से हर एक की यादाश्त बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी। यूं ही सही, मगर उसका वजूद ज्यादा पुराना नहीं है। चोपड़ा के घर का सुराग लगाने के लिए वीरा अपने तौर पर जोशी को फोन न करती तो शायद आईमैन खामोशी से अपने काम में लगा रहता। काबिल गौर बात यह है कि इसे एक खास वक्त पर यहां भेजा गया है और अब वही हमारे सामने है। CIA और राह के अहम कारिंदों का सफाया हो चुका है या उन्होंने फरार की राह इख्तियार कर ली है। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है। अव्वल खान बोला, एक वक्त में एक दुश्मन से मुकाबला हो तो तवज्जो उसी तरफ मरकूज रहती है। आईमैन के जोश में हम वनूद को भूल रहे हैं, वो भी राह का आदमी है। गजाला ने याद दिलाया, इसके बारे में मैंने एक तरीका सोच लिया है। कुछ दिनों तक इसे ढील दी जाएगी ताकि वो पूरे इत्मीनान से अपना रोजाना का रूटीन बना ले, फिर अचानक ही उसे उठाकर किसी वीराने में जानू वासिल कर दिया जाएगा। जलाल ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ बोला, जो कुछ भी है बहरहाल एक सफारती अफसर जरूर है। अव्वल खान ने मानीखेज लहजे में कहा, इसे अब्दुल्ला के खून की कीमत चुकानी है। जलाल ने तलखी से जवाब दिया, मैंने सोचा है कि इसका अंजाम नादर जैसा हो ताकि इसके कत्ल के बारे में ज्यादा क्या सराहियां न हो। इसके कत्ल की गुत्थी कभी नहीं सुलझ सकेगी। अगर आईमैन उनसे मिला हुआ है तो वो उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन जरूर दिलाएगा। अव्वल खान बोला, दिलाता रहे, वो इस बात का ऐलान नहीं कर सकेंगे। जलाल अपनी जगह मुतमईन था। इसके कत्ल की जिम्मेदारी आईमैन के सर कैसे आ जाएगी? सुल्तान शाह ने उलझ कर सवाल किया। वो भीमगन से मारा जाएगा, वीरा ने उसे बताया। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सके? और वो भीमगन मैं तुम्हें फराम करूंगा। मैंने जलाल से तस्दीक चाही। दुआ करो कि उस वक्त तक मेरे आदमी आईमैन को पकड़ लें तो मैं तुमसे उधार लेने की खिफ़त से बच जाऊंगा। उसी की भीमगन मेरे काम आ जाएगी। उसने हंसते हुए कहा, यह उधार नहीं, तुम्हारा एहसान होगा कि तुम राह के एक मोजी को मारने के लिए मेरी भीमगन इस्तेमाल करोगे। मैंने अपने दिल की बात कह डाली। वो हमारे मुश्तरका दुश्मन है। इनको कुचलने के लिए हम सबको दामे दर में सुखने मदद करनी चाहिए। वीरा ने रवायती सी बात कह दी जो उसके मुंह से भली मालूम हुई। इन बातों में उलझकर मैं एक अहम बात अभी तक भूला हुआ था। जलाल ने चौंकते हुए कहा, मैंने बताया था कि CIA के दोनों आदमियों ने हमारे गैर रस्मी इजलास में तुम्हारी जात को मार कर लिया था। अब वाशिंगटन से एक फैक्स मौसूल हुआ है। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कर्नल दावर का सर्विस प्रोफाइल मांगा है। यह खदशा मैंने इब्तदा ही में जाहिर किया था। अव्वल खान ने कहा, वो एक मरतबा जिस शख्स को ताक लेते हैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं ऐसे इजलासों में तुम्हें अपने फर्जी नाम के साथ फौजी ओहदे लगाने की क्या जरूरत होती है? आदमी सीधा नाम इस्तेमाल करे तो टालने के लिए 10 बहाने हो सकते हैं। वीरा ने वो खबर सुनकर अपनी हल्की सी नागवारी का इजहार जरूरी समझा। STF में आने से पहले वो कहीं क्लर्की कर रहा था। माजी का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है और बात खत्म। फौज में तो धोबियों तक का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता होगा। एक जिम्मेदार रैंक से रिटायर्ड होने वाले अफसर का सर्विस रिकॉर्ड न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी बहरूप को मोतबर बनाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अव्वल खान ने उसके एतराज पर वजाहत करते हुए कहा, तुमको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं डैनी से इस बारे में बात कर चुका हूँ।
ये इब्तदाई इतला है, जलाल बोला। FBI चीफ का फैक्स हमारे दफ्तर को मिला है, अभी उसे टाल दिया जाएगा, लेकिन वो मुसर रहे तो बाद में किसी न किसी मरहले पर इनको मतलूबा मालूमात फराम करनी पड़ेंगी। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, मैं डैनी का एक फर्जी सर्विस प्रोफाइल तैयार करा लेता हूँ। इन्होंने सरकारी तौर पर फरमाइश की है तो इसे पूरा करना पड़ेगा। मैंने अपने इंतजामी शोबे के निगरान से बात की थी, जलाल बताने लगा। उसका कहना है कि इस दरख्वास्त को कबूल करना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो डैनी बल्कि कर्नल तावर को FBI या CIA के लिए मुंतखब करना चाह रहे हो। वीरा ने हस्ब आदत क्या सराई शुरू कर दी। ऐसा है तो डैनी के लिए इनकी सफ़ों में पहुंचने का बहुत अच्छा मौका है। मुल्कों की सतह पर ऐसा नहीं होता कि अपनी पसंद के किसी आदमी को मांगा जाए, जलाल ने बताया। यह तरीका तहजीब, रवादारी और शाइस्तगी के हर मायार के खिलाफ है। इन्हें अपने किसी इदारे के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत है तो वो हमें तादाद, काबिलियत और अहलियत से आगाह करें। आदमी हम खुद नामजद करेंगे। इस बहाने बात टल जाए तो बेहतर होगा, मैंने जलाल से इत्तेफाक राय करते हुए कहा। मुझे किसी अमरीकी इदारे में जाने का शौक नहीं है। मैं इनसे दूर रहकर अपना काम ज्यादा बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकता हूँ। अगली सुबह के अखबार का पहला सफ़ा कई सनसनीखेज खबरें लिए हुए था जो मेरे लिए पुरानी हो चुकी थीं। खबरों में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया था कि एक बैनुल-अक़वामी ज़ेर ज़मीन तंजीम के कुछ बड़े अपने जदीद तरीन हथियारों के साथ पाकिस्तान में फ़ाल हो चुके थे और उन्होंने अपनी रोपोशी के लिए बेगुनाह पाकिस्तानियों के लहू से होली खेलने का सिलसिला शुरू कर दिया था। नादर के कत्ल के बारे में कम लेकिन बहुत ठोस मवाद शाया हुआ था जिसमें एस्टेट एजेंट का तस्वीरी बयान कलीदी अहमियत का हामिल था। एस्टेट एजेंट ने एतराफ़ किया था कि इसने एक बड़ी रकम के लालच में कोई छानबीन किए बगैर अपना मकान नादर को किराए पर दे दिया था जिसमें नामालूम लोगों ने खुफिया तौर पर रहाइश इख्तियार कर ली थी। खबर में मेरे इस तजर्बे का कोई जिक्र नहीं था कि इस घर में रहने वाले मुश्तबा अफराद में कोई औरत भी शामिल थी। इस खबर के साथ ही शहर के बदनाम जराइम पेशा शख्स राजा की गिरफ्तारी की खबर थी। शायद अव्वल खान ने हमसे रुखसत होने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। राजा पर जोशी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया था। राजा के इस बयान को सुर्खी की जीनत बनाया गया था कि वो शहर में हेरोइन के फरोग के लिए एक नामालूम गैर मुल्की के लिए काम कर रहा था। राजा ने इसकी सूरत नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपने गैर मुल्की आका का जो फ़ोन नंबर पुलिस को बताया वो वही था जो नादर के किराए पर लिखे हुए मकान में नस्ब था। ली मार्केट में एक स्याफाम गैर मुल्की की अंधाधुंध लेजर फायरिंग की खबर बहुत बड़ी और नुमाया थी। वो एक मसरूफ इलाके में रूनमा होने वाली बड़ी वारदात थी जिसके मुतअद्दिद चश्मदीद गवाह थे। वो गवाह पुलिस की दस्तरस में आए हों या ना आए हों, अखबारी नुमाइंदों ने अपने जराए से इन तक रसाई हासिल कर ली थी। इन गवाहों की कहानियां लर्जा खेज थीं। नादर के कत्ल की वारदात का सुराग रात गए इतनी ताखीर से मिला था कि इसके बारे में पिछले रोज के सुबह के अखबारात में एक लफ्ज भी नहीं छप सका था। फौरी तौर पर वो ताखीर मुझे गरा गुजरी थी, मगर अखबार में बैक वक्त 2 वाकयात की खबरें पढ़कर मेरा वो शिकवा दूर हो गया था। रही सही कसर तिब्बी माहिरीन की रिपोर्टों ने पूरी कर दी थी। मकामी सरकारी अस्पतालों में ऐसे आलात दस्तियाब नहीं थे जो दोनों वाकयात के मुतासिरीन का सही तजिया करके कोई हतमी नतीजा अखज़ कर सकें, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि दोनों वाकयात में बारूद का एक जर्रा भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। नादर की खोपड़ी में सुराख करने और दूसरे शख्स का बाजू काटने में इंतहाई शदीद दर्जा हरारत रखने वाली तेज तरीन शुआओं की कोई पतली सी धार इस्तेमाल की गई थी जिसने गोश्त को जलाने या चर्बी को पिघलाने की बजाय चश्मे ज़दन में बुखारात में तहलील कर दिया था। मकामी माहिरीन नजरियाती तौर पर ऐसे हथियारों की तैयारी के कायल थे, मगर इनका वजूद से बेखबर थे।